क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे, जो कि आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। तो मैं एक बार बेसिक सा बता देता हूँ साइंस क्या होती है, फिर केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो साइंस का मतलब होता है बेटा टू नो। कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो वो क्या होती है? साइंस होती है। कोई भी चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी है अगर आपके पास में, तो उसको अपन बोलते हैं साइंस बोलते हैं। अब साइंस की जनरली 3 ब्रांचेज होती हैं, केमिस्ट्री, सेकंड होती है फिजिक्स, एंड थर्ड होती है बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में अपन स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल बोलो या नेचुरल बोल दो, नेचुरल फिनोमिना। एंड बायो में स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मे बी प्लांट्स और एनिमल्स, दे कैन बी बोथ। ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा वो केमिस्ट्री से शुरू होगा। अपन केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो साइंस, कोई भी चीज के बारे में अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो किसके अंडर आएगा? साइंस के अंदर। साइंस का मीनिंग ये टू नो, कोई भी चीज को जानना। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ऑफ एनी फिनोमिना, या कोई भी चीज हो, जैसे आपको मान लो सोसाइटी के बारे में जानना है, आप चाहते हो कि सोसाइटी के बारे में आप अच्छे से स्टडी करो, तो सोशल साइंस। साइंस का मतलब क्या है? स्टडी करना है। सोसाइटी के बारे में तो सोशल। फिजिक्स, नेचुरल में, नेचर में जो भी हो रहा है, नेचर में जो भी आप देख रहे हो, लाइट हो रही, सनलाइट, रेन हो रही है, थंडर स्टॉर्म, सारी चीजें। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी प्लांट और एनिमल्स। तो अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्लास 9th में, जो कि है आपका मैटर इन अर्थ सराउंडिंग। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन अर्थ सराउंडिंग। कि आपके आसपास जो भी मैटर है। मेरा तो जो मानना है वो ये है कि अगर आपके पास में बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आपको उनका मीनिंग आता है तो मतलब आप साइंस के बारे में जान रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो देखो, मैटर के बारे में पता करना है। इन पता है आपको, आर का मतलब पता है, सराउंडिंग मतलब आपके आसपास जो भी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होगा? एक ऐसी चीज जिसके पास में मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, उसको बोलते हैं मैटर बोलते हैं। क्या क्या होना चाहिए? मास एंड क्या होना चाहिए? वॉल्यूम। मास मीन उसका वेट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज है, अगर उसका वेट ही नहीं है, मेरे पास में कोई ऐसी चीज है जो कि वेट नहीं है, वेटलेस है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप चाहते हो कोई भी मैटर एग्जिस्ट करे तो उसके पास में 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो मास और एक होना चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा आपने और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, तो वो उसको बोलते हैं अपन वॉल्यूम। अगर कोई भी मैटर है तो उसके पास में दोनों चीजें होना कंपलसरी है, एक उसके पास में मास होना चाहिए, एक उसके पास में वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब अगर आप उसको, जैसे मैं मार्कर का ढक्कन है, ये मान लो मार्कर है, अगर मैं इसको देखूं, मैटर कंसिडर करूं, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मैं इसको रखूंगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो वो होता है मैटर, इसमें कोई दिक्कत। अब जो मैटर है, कोई भी मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ना कुछ क्या होती है? मैटर की प्रॉपर्टीज होती है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैटर, कोई भी मैटर होगा, कोई भी चीज होगी, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कोई भी मैटर है, जैसे मैं अगर बोर्ड की बात करूं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये प्रॉपर्टीज में। सेकंड पॉइंट,
देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जिनसे मैटर बना हुआ है, मिलके बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ी सी जगह होती है, खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं अपन इंटरमोलिकुलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है उसको क्या बोला जाता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला जाता है। थर्ड, देयर इज फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। जो आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? फोर्स होता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है ना? फोर्स का काम क्या होता है? पार्टिकल्स को बाइंड करके रखना, उनको उनकी जगह पे रखना, दूर नहीं जाने देना। ठीक है? और उस फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोला जाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स बोला जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स of matter are continuously in the state of motion। कोई भी मैटर का पार्टिकल होगा तो कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। एक अपने जैसे ये ऐसे है, ये मैटर है, तो इसके पार्टिकल्स अप डाउन इधर उधर मूव करते रहते हैं। मतलब जो भी मैटर होगा उसके पार्टिकल्स के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब उनके पास में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया? देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैटर क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लो पहले एक बार, फिर बताता हूँ। देखो, मैटर दो चीजें होनी चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए, उसके पास में खुद का वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब वॉल्यूम बोले तो उसको आप रखो तो वो जगह ऑक्यूपाई करे। प्रॉपर्टी, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाता है कोई भी मैटर। उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोला जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली इन द स्टेट ऑफ मोशन होता है और मूव करते रहते हैं रैंडमली, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे चलें। सेकंड है स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर मैं बात कर रहा हूँ मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात। स्टेट मतलब कोई भी मैटर कैसा दिखता कैसा है। तो जनरली 3 स्टेट्स होती हैं। सॉलिड स्टेट, सेकंड होता है लिक्विड स्टेट, थर्ड होता है आपके पास में गैसियस स्टेट। ये 3 स्टेट होती है जिनके बारे में अपन जनरली स्टडी करते हैं। और इसके अलावा 2 स्टेट और होती है मैटर की, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है 5th नंबर की BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है? जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होती है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। और जो प्लाज्मा होता है वो होता है वेरी लो टेम्परेचर पे, एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है? तो ये 5 स्टेट होते हैं टोटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC। अपन तीनों स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, गैसेज स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड आई थिंक यू कैन फील देम और यू कैन सी अराउंड सराउंडिंग यू कि आपको सॉलिड के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लिक्विड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, गैस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है। आप आपके आसपास देखते हो इन सब चीज़ों को, तो इनसे रिलेटेड आपको आइडियाज होते हैं। ठीक है? अब आगे चलें। तो मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले होते हैं शेप।
तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है शेप होती है, कि कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है वो दिखता कैसा है, ठीक है ना, वो दिखता कैसा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सॉलिड के बारे में बात करूँ, जैसे मैं बोर्ड के बारे में बात करूँ, तो बोर्ड क्या आपका सॉलिड है, तो इसकी शेप फिक्स है, जैसे रेक्टेंगुलर दिख रहा है तो शेप क्या है, फिक्स है। अगर मैं लिक्विड की शेप के बारे में बात करूँ तो लिक्विड की तो शेप होती नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो इधर उधर घूम सकता है। ऐसे अगर मैं गैस की शेप के बारे में बात करता हूँ, उसकी भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ठीक है ना। तो सॉलिड्स की तो शेप होती है, शेप का मतलब है बाउंड्री, वो दिख कैसे रहा है आपके, उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं, है ना। तो जैसे ये बोर्ड है तो इसकी बाउंड्रीज रिजिड है, रिजिड का मतलब सॉलिड है, फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते इसको। लेकिन अगर लिक्विड की बात करो तो फुल फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, तो उसकी शेप फिक्स नहीं है। अरे बात समझ। सेकंड बात करते हैं अपन वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाई, कि कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहा है। अगर मैं मान के चलूं सॉलिड है, ये रखा हुआ है यहाँ पे, इसने स्पेस ऑक्यूपाई करा। अगर मैं बकेट की बात करूं, बाल्टी में अगर मैंने पानी डाल दिया तो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन गैस की बात करूं तो इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, गैस कहीं पे भी आ जा सकती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी बताता है कि कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना, पार्टिकल्स कितना कितना पास में है, ठीक है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने पास में है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है वो कितना हैवी है कितना लाइटर है, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। अगर पार्टिकल्स पास पास होंगे तो वो हैवी होगा, ज़्यादा सॉलिड होगा। अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो कम सॉलिड होगा। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है एसिड और बेस में। फोर्स बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर, फोर्स बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के मोलिक्यूल्स के बीच में क्या क्या फोर्सेज हैं, उसको बोलते हैं अपन इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स को ज़्यादा खींच के रखेगा, अपनी तरफ बाइंड करके रखेगा। देखो इंक डाल रहा था, मान लो कि ये पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं ये। अगर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो गया तो खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा तो पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। और जैसे पार्टिकल्स पास पास आए तो उनकी बाउंड्री बन जाएगी, उनका शेप फिक्स हो जाएगा। तो कैसी स्टेट हो जाती है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा कम और गैस के अंदर तो बहुत कम होता है। ऐसे अपन बात करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं अपन इंटरमोलिकुलर स्पेस। अगर स्पेस ज़्यादा है तो मतलब पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, और जब पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट होगी। तो सॉलिड के लिए जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। लिक्विड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, गैस के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। 3 पॉइंट 4-5 पॉइंट हो गए। ऐसे ही एक बात करते हैं अपन कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी मैटर का कितना कंप्रेस कर पा रहे हो, कितना दबा सकते हो उसको, एबिलिटी टू कंप्रेस। तो अगर कंप्रेस करना चाहते हो, आप दबाना चाहते हो उसको, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आप उसको दबा के पास में ला सको। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड की तो कोई कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो, कि अगर अब मैं कोई भी चीज़ को फेंकूँ तो कितनी दूर तक बह सकती है, फ्लो कर सकती है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की,
तो ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस तक फ्लो नहीं कर सकते, उनकी फ्लूइडिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। लिक्विड की थोड़ी सी फ्लूइडिटी होती है, गैस के पार्टिकल्स की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि पार्टिकल्स की मोशन के टाइम पे जो एनर्जी हो, कितना तेज तेज मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू मोशन का मतलब है कि पार्टिकल्स कितना ज्यादा मूव कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस तक जा पा रहे हैं, वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल ज्यादा दूर तक मूव कर रहे हैं, ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो वो होगी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मूव करने के लिए, मोशन के लिए जगह भी चाहिए, इंटरमोलिकुलर स्पेस होना चाहिए। तो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, जितना ज्यादा जगह मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग अप, कि आप दो चीजों का आपस में क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, डिफ्यूज कर रहे हो, आपस में मिला रहे हो। ठीक है, तो अब डिफ्यूज होना है, डिफ्यूज का मतलब उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए। तो डिफ्यूजन की रेट सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, गैस के अंदर, फिर सब सेकंड पे आता है लिक्विड, और सबसे कम होते हैं सॉलिड। कि जो गैस के पार्टिकल्स है वो इजीली आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन लिक्विड के सॉलिड के मिक्स होने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस को ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना, तो आपको ये काम करना है। देखो, आपको डिफरेंशिएट बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देखो, डिफरेंशिएट के लिए यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखेंगे, फिर यहाँ पे सॉलिड में, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे गैस। मैं बता चुका हूँ जो जो बेसिस है, क्या किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, बात करेंगे अपन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, देखो बेटा, वो है शेप। जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो सॉलिड की शेप कैसी हो गई, फिक्स्ड शेप हो गई। लिक्विड और गैस की शेप फिक्स नहीं होती है, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेता है, नॉट फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट में वॉल्यूम के बारे में, तो सॉलिड तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आपको भी पता है, तो इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन लिक्विड का भी जो होता है वॉल्यूम, वो भी फिक्स्ड होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। अगर मैं बात करूं डेंसिटी के बारे में, तो मैंने आपको बताया डेंसिटी क्या होती है, तो ये इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। और जो गैस होती है इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, दे हैव लो डेंसिटी। ठीक है, और जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड से तो कम होती है, लेकिन गैस से क्या होती है, ज्यादा होती है, लेस देन सॉलिड एंड मोर देन लिक्विड, सॉरी मोर देन गैस। इनकी क्या होती है, जो डेंसिटी होती है सॉलिड से तो कम होती है, लेकिन गैस से ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं इंटरमोलिकुलर फोर्स, मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स का, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, तो इनके पास में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इनके पास में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन इसका जो लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो सॉलिड से तो कम और गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेस देन सॉलिड, मोर देन गैस।
ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। और अगर बात करें अपन, देखो अपन ने क्या बात की थी, फ्लूइडिटी की इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो जो खाली जगह स्पेस होता है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है, हाई स्पेस होता है, बहुत हाई, और इनके अंदर क्या होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड वही बीच में आ रहे हैं, तो इनका जो स्पेस है वो लेस देन गैस एंड मोर देन सॉलिड। अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी देखो गैस की क्या होती है, मैक्सिमम होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। इनकी कंप्रेसिबिलिटी तो लगभग जीरो है, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी जीरो के लगभग ही मान लो, और ये होती है नेग्लिजिबल। आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। फिर मैं अगर बात करूं फ्लूइडिटी के बारे में, तो गैस की फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है, सॉलिड की कम फ्लूइडिटी बहुत कम होती है, और वही लेस देन गैस मोर देन सॉलिड। अगर अपन और आगे बात करें, जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की बहुत कम होती है, वेरी लो, गैस की होती है बहुत ज्यादा, और लेस देन गैस मोर देन सॉलिड। तो बच्चों मैंने डिफरेंसेस बता दिया आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है ना। थैंक यू।